प्रिय मित्रों, जिज्ञासुओं एवं श्रोताओं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। व्यक्तित्व विकास अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज का विमर्श आत्मविश्लेषण पर आधारित है। आत्मविश्लेषण हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार विकसित करता है। ओपो दीपो भव, ये महात्मा बुद्ध का कहना था कि स्वयं के दीपक बनो। इसे ही आधार मानकर पिछले एपिसोड में व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मविश्लेषण की महत्ता बताते हुए आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया का विवरण मैंने प्रस्तुत किया था और आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि आत्मविश्लेषण ही मुख्य कारक है जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास में वृद्धि कर हमारे व्यक्तित्व को पुष्पित और मुखरित करता है। आत्मविश्लेषण स्वयं का अवलोकन कर स्वयं की कमियां खोजकर उन्हें दूर करने की एक प्राकृतिक पद्धति है। ये अलग बात है कि हम आज के दौर में सामान्यतः इतने भौतिकवादी हो गए कि प्रकृति के नियमों का ना ही पालन कर पाते हैं। प्रकृति क्या चीज़ होती है, हम इस बात से भी अनभिज्ञ होने लगे हैं। खैर, आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे द्वारा जो दिन भर गतिविधियां की जाती हैं, दिन के अंत में शांत व एकाग्र मन से उनकी समीक्षा की जाती है और उससे जो निष्कर्ष निकलता है कि हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी अंतरात्मा में, हमारी कार्यशैली में कितनी नकारात्मकता है, कितने दुर्गुण थे, उन्हें दूर करना या उनके त्याग का संकल्प लेना, और जो सकारात्मकता है, जो सद्गुण थे, उन्हें आत्मसात कर जीवन को सफल बनाने का एक प्रयास होता है। यही आत्मविश्लेषण का एक उद्देश्य होता है। जब हम ये सारा काम कर लेते हैं या करने लगते हैं तो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर पनपता है, उस आत्मविश्वास से लवरेज हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखने लगता है और हम भीड़ से अलग होने लगते हैं। आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में शांत भाव को धारण करके एकाग्र मन से दिन के प्रारंभ से दिन के अंत तक की समस्त गतिविधियों की समीक्षा करें। किंतु ये ध्यान रखें कि इस समीक्षा में, आत्मविश्लेषण की इस प्रक्रिया में आपका शांत होना, एकाग्र होना और आपकी मानसिक स्थिति स्थिर होनी बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्लेषण का अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत महत्व होता है। फिर युवाओं एवं छात्रों के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे शांति एवं एकाग्रता तो प्राप्त होती ही है, जिससे कि उनके अध्ययन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही उनकी स्मृति शक्ति को भी इसलिए बढ़ाने का अवसर मिलता है कि वो दिन भर क्रमशः की गई गतिविधियों को याद करते हैं। इससे उनकी स्मृति शक्ति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार आत्मविश्लेषण के सफल क्रियान्वयन से आत्मा, तन, मन व मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यही संचार हमारे चेहरे और हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई पड़ता है और यही आत्मविश्वास हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है। इसी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। इसी व्यक्तित्व के सहारे समाज हमें भीड़ से अलग करता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को आत्मविश्लेषण के माध्यम से कोई भी प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के स्तर को उन्नत बना सकता है। किंतु आत्मविश्लेषण करने के लिए शांत व एकाग्र मन स्थिति की आवश्यकता होती है। इस मानसिक स्थिति व एकाग्रता के मानसिक वातावरण के लिए आत्मविश्लेषण में कुछ प्रमुख कारक होते हैं, उन्हें भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे हमारा समय प्रबंधन, हम अपने ऊपर कितना अनुशासन कर सकते हैं, हम कितनी मर्यादा में रह सकते हैं, हमारी व्यस्तता कितनी है और उस व्यस्तता में हम सकारात्मक रूप से कितने व्यस्त हैं, इन सभी कारकों का बहुत ही योगदान होता है। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम समय प्रबंधन को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे विचार से समय के सटीक प्रबंधन से हम अपना 70% तक का समय प्रतिदिन बचा सकते हैं, जो कि हमने प्रायः अपनी नादानी से समय प्रबंधन के अभाव में व्यर्थ गंवा दिया होता है। हमें इसे ऐसे समझना होगा, किसी भी सफल व्यक्ति के अथवा उच्च पदासीन व्यक्ति, कोई साहित्यकार, कोई वैज्ञानिक, कोई समाज सेवक, कोई राजनीतिज्ञ अथवा कोई व्यवसायी, उसके पास भी हमारे समान ही 24 घंटे का ही समय होता है। तो वो लोग इस समय का उपयोग करके महान बन जाते हैं और हम इस समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। यही एक कारण होता है कि हमारे व्यक्तित्व को
कोई पहचान ही नहीं पाता। समय प्रबंधन जैसे विषयों पर वैसे तो विद्वानों के अनेक लेख हैं, इंटरनेट पर वीडियो भी मिल जाते हैं जिनमें समय प्रबंधन के अनेकों प्रकार से हमें समझाया गया। समय प्रबंधन को सार रूप में सरलतम तरीके से समझने के लिए मात्र 3 प्रश्नों को स्वयं से पूछकर आप अपना आकलन कर सकते हैं तथा अपने समय को प्रबंधित कर सकते हैं। वो 3 प्रश्न क्या हैं? नंबर 1, प्रतिदिन जो कार्य हम पूरे दिन में संपादित करते हैं वो सभी कार्य हमारे लिए उपयोगी होते हैं। द्वितीय, जिन कार्यों में संपूर्ण दिन में हमारा समय व्यतीत हुआ, क्या उन कार्यों को कुछ कम समय में भी हम कर सकते थे या हमने अनायास ही उसमें टाइम बर्बाद कर दिया? और अंत में, जो कार्य हमारे द्वारा किए गए मुझ पर, मेरे परिकर पर और आसपास के समाज पर उनका क्या प्रभाव हुआ या उनका क्या लाभ हुआ? वास्तव में इन प्रश्नों के बारे में हम कभी विचार नहीं करते, बल्कि हम निरंतर स्वयं को खुश रखते हुए अपने व्यस्तता के प्रचार में मस्त रहते। किंतु सच्चाई यह है कि हम व्यस्त तो रहे किंतु निरर्थकता में व्यस्त रहे। हमने अपना समय व्यतीत किया जिसका कोई लाभ था ही नहीं। इस निरर्थक व्यस्तता एवं समय के अपव्यय को रोकने के लिए अपनी व्यस्तता को सार्थकता में बदलने की कुछ सामान्य व सरल ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन्हें समझ पाए तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में इनका लाभ उठा सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को सिस्टमाइज कर सकते हैं। ये क्या हैं ये ट्रिक्स? ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण दिन के कार्यों को बिंदुवार नोट करें और अनावश्यक कार्यों को अलग नोट करें। आवश्यक एवं उपयोगी कार्यों में व्यतीत समय का विश्लेषण कर नोट कर लें कि कौन से कार्य में कितना समय आपने व्यतीत किया और वास्तव में इन कार्यों के लिए कितना समय आवश्यक था। अंत में, आपके कार्यों का प्रभाव क्या था और आपके लिए उनका लाभ क्या हुआ। प्रारंभ में हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई काम बंद कर दें या कोई काम बंद ना करें। हमें कौन से करने चाहिए या हमें कौन से नहीं करने चाहिए, ये सारे प्रश्न बाद के हैं। प्रतिदिन के एज यूजुअल हम उन्हीं कामों को करते रहें। आवश्यक कार्यों को अलग नोट करें। आपके कार्यों का प्रभाव क्या था और आपके लिए उनका लाभ क्या हुआ। उन सभी कार्यों की समीक्षा कर नोट कर लें और आकलन कर लें कि हमने क्या खोया और क्या पाया। निष्कर्षों के आधार पर अगले दिन का चार्ट तैयार कर लें। इस चार्ट में रचनात्मक, आवश्यक एवं उपयोगी कार्यों को प्राथमिकता दें। निरर्थक एवं अनुपयोगी कार्यों से बचें तथा अपने कार्यों को आवश्यकता अनुसार जो भी आप समय करते हैं उन्हें जितनी जरूरत है उतना प्रतिदिन अपने कार्यों का आकलन करें, अगले दिन का चार्ट तैयार करें और समय बचाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि अधिकतम 1 सप्ताह के बाद आपके पास समय ही समय होता है। अगर आप सच्चाई को समझते हैं, ईमानदारी से इस प्रक्रिया में काम करते हैं, तो आपके पास समय ही समय होगा। आश्चर्यजनक रूप से आपके पास समय होगा। इस समय का उपयोग आप सार्थक कार्यों में करिए, अध्ययन करिए, सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य करिए। इन सब के लिए आपके पास समय ही समय है, क्योंकि अभी तक आप अपना अधिकतम समय अपनी नादानी में केवल बर्बाद कर रहे थे। इस प्रकार समय प्रबंधन आत्मविश्वास में वृद्धि कर आपका व्यक्तित्व विकसित कर देता है। इसके अन्य सहायक कारक जैसे आपकी संवाद की शैली क्या है, आपकी मर्यादाएं क्या है, आप अपने ऊपर कितना अनुशासन रख सकते हैं, अन्य कारकों के बारे में हम अगले एपिसोड में विमर्श करेंगे। तब तक ईमानदारी से आप आत्मविश्लेषण करते हुए समय प्रबंधन का प्रयास करिए एवं सफल बनिए। धन्यवाद। और हाँ, सभी कंटेंट्स को डाउनलोड करने के लिए आप Lakeer.com पर साइन अप करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।